नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सेशन को, एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन है इनमें से कौन है जिसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर सरोजनी नायडू। पहले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। और किस वर्ष लिखी है तो ध्यान रखिएगा 1909 का वर्ष है। ठीक है, कब लिखेगी तो महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी वाला दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, खाली स्थान है, कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। चार विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो ग्रीन अकाउंटिंग होती है तो ये किस लिए होती है, ग्रीन अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो देश के वन क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, देश के कुल वन क्षेत्र, या फिर बात करेंगे इनमें से कोई नहीं। जो ग्रीन अकाउंटिंग है तो ये किस उद्देश्य से की जाती है, ग्रीन अकाउंटिंग के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना है भाई। तो ग्रीन अकाउंटिंग जो है वो किस उद्देश्य से की जाती है, जिसके तहत क्या होता है, देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाएगा, किस मामले में। दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, देश के वन क्षेत्र का विनाश। ठीक है, देश में जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो वन का विनाश हो रहा है, उनकी जानकारी के लिए ही क्या किया जाता है, तो ग्रीन अकाउंटिंग की जाती है, हरित लेखांकन किया जाता है। और फिर उसी के आधार पर अगर ज़्यादा विनाश हुआ है तो फिर क्या होगा, तो देश में राष्ट्रीय जो आय होगी, ध्यान रखना, जो आपकी ग्रीन अकाउंटिंग इसीलिए की जाता है कि जो वन क्षेत्र है जो उनका विनाश हुआ है उनको क्या करना है, उनकी जानकारी प्राप्त करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। संगाई महोत्सव जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, मेघालय, असम, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। तीसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे तो किस राज्य में ये संगाई महोत्सव मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो देखो 21 से 30 नवंबर 21 से 30 नवंबर के बीच में, याद रखिएगा नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ध्यान रखना कब, तो नवंबर के महीने में इस संगाई महोत्सव को मनाया जाता है। किस राज्य में, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, चौथे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है या फिर बास्केटबॉल है। चौथे प्रश्न का लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसबॉल है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो कौन से राजा हैं जिनके दरबार में क्या होंगे, जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे चंद्रगुप्त हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के दरबार में क्या होते थे, नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, बताइएगा। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के 4 राजवंशों के नाम आपको दिए गए हैं, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। आपको बताना है सबसे कम अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया, सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश ने क्या किया है, सबसे कम समय तक शासन किया है। और अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ ले कि सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया है, तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है किसने, तुगलक वंश ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक किसने, तुगलक वंश ने। सबसे कम समय तक किसने, खिलजी वंश ने। विकल्प नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि डलहौजी ने जो अवध को कब्जे में लिया था, अवध पर जो अधिकार किया था, तो वो किस आधार पर किया था। देखो अवध का जो विलय होगा ये कब होगा, तो ये होगा 1856 में। अवध पर जो अंग्रेजों का अधिकार होगा वो कब होगा, 1856 में। लेकिन किस आधार पर डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, राज्य हड़प नीति के माध्यम से, सहायक संघ गठबंधन की नीति के माध्यम से, या फिर युद्ध छेड़कर। तो इस 37वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ठीक है, अवध पर आरोप लगाया जाएगा कुशासन का, कि अवध का जो शासन है वो सही तरीके से, जो राज्य की व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं चल रही है। इसलिए अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है, अवध को अपने नियंत्रण में ले रही है, अवध का विलय कर ले रही है। तो राज्य में अव्यवस्था के आधार पर अवध को कब्जे में लिया गया था, कब, 1856 में, डलहौजी के समय में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है, गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, और यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन सी आपका तीसरा, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खलीफा, चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो किस वर्ष आपको बताना है, किस वर्ष खिलाफत समिति का गठन किया गया था, 1909, 1919, 1930 या फिर 1931। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। विकल्प संख्या 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1919 में। किसने किया था, तो देखो 2 लोग हैं। ठीक है, कौन है, तो 2 लोग हैं। एक है कौन, मोहम्मद अली। ध्यान रखिएगा, एक है कौन, मोहम्मद अली, और दूसरे कौन है, दूसरे हैं ध्यान रखिएगा शौकत अली। ठीक है, कौन है, मोहम्मद अली और कौन है, और शौकत अली। तो ये 2 लोग हैं, ध्यान रखिएगा। इन दोनों लोगों ने क्या किया है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन सी विकल्प संख्या आपका जो तीसरा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करी है। 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की कितने न्यायाधीश हैं जिनकी क्या की गई है, नियुक्ति की गई है, 7, 5, 6, 2, कितने हो जाएंगे। 41वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मुख्य न्यायाधीश के साथ कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, कुल न्यायाधीश थे 7, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, बताइएगा। इनमें से कौन है जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, जिनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की जाएगी, किसान, जमींदार, सिपाही या फिर बागान श्रमिक। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखो 1857 की क्रांति जो है इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत होती है कब, 10 मई को। ध्यान रखना 10 मई 1857 को। और
शुरुआत कहाँ से होगी? तो शुरुआत होगी मेरठ से। और मेरठ में शुरुआत किसने की थी? तो सैनिकों ने की थी, सिपाहियों ने की थी। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वें प्रश्न का ऑप्शन सी, विकल्प संख्या सी तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन के दौरान? ध्यान रखिएगा, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला, जिसमें 3 रंग थे, को डिजाइन किया गया था? स्वदेशी, दांडी मार्च, खिलाफत या फिर सविनय अवज्ञा? 43वें प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। 43वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा क्या कहलाती है? लूह, व्यापारिक पवने, काल बैसाखी या फिर मैंगो शावर? चलिए 44वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली गर्म हवा है, ठीक है, अब अगर ग्रीष्म काल में बह रही है तो गर्म हवा ही होगी, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लूह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा पूछ रहा है आपसे, कौन सी होगी? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी हो जाएगी? क्या करेक्ट आंसर होगा? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और सही विकल्प जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितना? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 4 घटनाओं के नाम दिए गए हैं और बताइएगा कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो कौन सी घटना घटित थी, कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा? 46वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। कौन सी घटना है जिसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर वेवेल प्लान? 46वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो किस घटना की प्रतिक्रिया में, किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो देखो क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, क्रिप्स मिशन की बात करते हैं, तो क्रिप्स मिशन जो है ये कब आएगा? तो ये आएगा मार्च 1942 में। और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब? तो ध्यान रखिएगा, ये अगस्त 1942 में शुरू किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब? अगस्त 1942 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी, तो देखो अरावली श्रेणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? अरावली श्रेणी जो है ये है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? तो अरावली श्रेणी जो है ये है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है। और अरावली श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? विकल्प संख्या यहाँ पर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, गुरु शिखर। अरावली श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है ये क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नई आर्थिक नीति की सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। नई आर्थिक नीति की सामान्यतः विकास, नई आर्थिक नीति का समय क्या है? सबसे पहले तो ये बता दो भाई सभी लोग, नई आर्थिक नीति का समय क्या है? तो 1999 से लेकर के कब तक? 1992 तक। ठीक है, 1990 से लेकर के 1992 तक का जो समय है ये क्या होता है? तो ये नई आर्थिक नीति का समय माना जाता है। और नई आर्थिक नीति की सामान्यतः विकास जो है किस मॉडल के रूप में होगी? तो ध्यान रखना ये होगा ऑप्शन ए, LPG। एल फॉर क्या होगा? लिबरलाइजेशन, मतलब उदारवादी। पी फॉर क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण। और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, मतलब क्या होगा? वैश्वीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, LPG। आगे बढ़ेंगे 49वें प्रश्न का। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने
प्रतिशत जो है पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कोई भी कंपनी कब सरकारी कंपनी मानी जाएगी, कोई भी कंपनी को कब सरकारी कंपनी माना जाएगा, जब उसमें 25% सरकार की हिस्सेदारी हो, 49% सरकार की हिस्सेदारी हो, 51% हो या फिर 50% हो। तो देखो, जब किसी भी कंपनी में 50% से अधिक की हिस्सेदारी सरकार की होगी तो वो कंपनी क्या होगी, सरकारी कंपनी मानी जाएगी। मतलब कितने, 51%, 50% नहीं, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कितने, मतलब 51% हो, तब वो कंपनी क्या होगी, सरकारी कंपनी मानी जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। ठीक है, सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50वें प्रश्न की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में क्या है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा सबसे ऊंचा भारत का शिखर है। देखो, भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जा रहा है। अगर भारत का सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, आप K2 गाडविन ऑस्टिन को आंसर करोगे। ठीक है, किसको, K2 गाडविन ऑस्टिन को। अब देखो यहाँ पर K2 नहीं K10 है, K2 नहीं K10 है, तो सबसे पहले आप आंसर करोगे किसको, K2 को। लेकिन अगर K2 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप आंसर क्या करोगे, कंचनजंगा को करोगे। ठीक है, क्या करोगे, तब फिर आप सबसे ऊंचे शिखर के रूप में कंचनजंगा को करोगे। और कंचनजंगा कहाँ पर है, तो देखो ये है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर है, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है अगर K2 नहीं है तो। ठीक है, K2 नहीं है तो सबसे ऊंचा शिखर क्या होगा, कंचनजंगा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। मैंने आपको बताया 1990 से लेकर के 92 का है ना, 1990 के बाद से 92 तक का जो समय है वो आर्थिक सुधारों का समय माना जाता है। ठीक है, नई आर्थिक नीति का समय माना जाता है और इस दौरान किस समस्या की ओर ध्यान दिया जाएगा, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा के भंडार में संकट, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन सभी की ओर ध्यान दिया गया था। 92वें प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सारे जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और इसी तरीके के और प्रश्न चाहिए तो सेशन को आप लोगों को क्या करना होगा, सेशन को आप लोगों को सबसे पहले लाइक करना होगा, सेशन को आप लोगों को क्या करना होगा, सेशन को आप लोगों को शेयर करना होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, विद्युत सेवाओं के लिए, विद्युत वस्तुओं के लिए, जेवर के लिए, कृषि उत्पाद के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए। 53वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो हॉलमार्क जो है ये जेवर के लिए, ध्यान रखिएगा, जेवर जो आप आभूषण लेते हैं उन पर क्या होता है, उनकी शुद्धता के लिए हॉलमार्क निशान जो है लगा होता है। ठीक है, तो हॉलमार्क जो होता है, ध्यान रखना, ये जो आप आभूषण खरीदते हो उनकी शुद्धता की पहचान के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने की वाली एक केंद्रीय और शीर्ष संस्था कौन है। देखिए, केंद्रीय या फिर क्या कह रहा है, शीर्ष संस्था। तो आपको पता है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी नाबार्ड होगी। ऑप्शन क्या है, एक, आपका विकल्प संख्या 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की अगर हम लोग स्थापना की बात कर लें तो नाबार्ड की स्थापना कब होगी, 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। चलिए बताइएगा, किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, और जल्दी से सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। और जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है
सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो, सेशन को एक बार लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दो, है ना, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। तो मौलिक कर्तव्यों में का उल्लेख अगर हम लोग बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भाग 4 का हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, भाग 4 का। अनुसूची 4 है यहाँ पर और ये गलत हो जाएगा। अनुसूची 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पर है, भाग 4 का में है। किस देश से इनको लिया गया है, तो रूस से लिया गया। ध्यान रखना कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। ऑप्शन आपका सी विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, जल्दी से बताइएगा। 57वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, है ना। इसी तरीके के महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। एक से एक बेहतरीन प्रश्न और ऐसे प्रश्न लेकर आने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बस सेशन को आप लोगों को लाइक करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, लाइक शेयर करना है तो जल्दी से बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में देना चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय किनका ध्यान रखना चाहिए, गांधीवादी सिद्धांत का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, मौलिक अधिकार का या समाजवाद का। राज्य को नीति बनाते समय, कानून बनाते समय किनका ध्यान रखना चाहिए, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। विकल्प संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान देना चाहिए। कहां पर है ये, तो अभी मैंने आपको बताया था भाग 4 का में है। नीति निर्देश भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व कहां पर है, तो ये आपके भाग 4 में है। ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व कहां पर है, भाग 4 में है। और कहां से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, कहां से लिए गए हैं, तो कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल नहीं हुई है। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं शामिल किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर ऑर्गन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59वें प्रश्न का, ऑप्शन डी यहाँ पर विकल्प संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन डी विकल्प संख्या 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, बताइएगा कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु सही है, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट एज होती है, जो सेवानिवृत्त आयु होती है, वो क्या होगी, 65 वर्ष होगी। विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, बताइएगा। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, बताइएगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो बताइएगा वाशिंग सोडा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। और अगर इसका सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सूत्र भी याद रखिएगा, Na2CO3। ध्यान रखिएगा Na2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वाशिंग सोडा का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र जो है Na2CO3, ये हो जाएगा, ठीक भाई बात। विकल्प संख्या 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, बताइएगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों में कौन सा रंग नहीं है, नारंगी, नीला, बैगनी या फिर सफेद। जल्दी से बताइएगा, इंद्रधनुष आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो बताइएगा कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी विकल्प संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सफेद रंग नहीं होता है। 62वें प्रश्न का विकल्प का ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो कौन है, किस देश ने की है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा देखो,
देखो ये कुडनकुलम पूछ रहे, तो कुडनकुलम कहाँ पर है, तो कुडनकुलम जो है ये है तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो किस देश की सरकार ने क्या किया है, रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो रोसाटोम से खुद ही आप अंदाजा लगा लोगे क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये कुडनकुलम कहाँ पर है, तो कुडनकुलम संयंत्र जो है ये आपका तमिलनाडु में है। विकल्प संख्या 2 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। 86वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ये उड़ीसा क्या है, टॉप पर है। ऑप्शन विकल्प संख्या 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो देखो यहां पर क्या किया गया है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। बताइएगा कौन से देश हैं जो क्या हैं, जो I2U2 में शामिल हैं। बताइएगा कौन से देश हैं जो क्या हैं, जो I2U2 में शामिल हैं। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा और सेशन को एक बार सभी लोग क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, बाकी लोगों तक जल्दी से सेशन को पहुंचा दिए। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोग अभी तक सेशन से जुड़ नहीं पाए हैं, तो सेशन के साथ जुड़ जाएं, सेशन को उन लोगों तक पहुँचा दीजिए, सेशन के साथ उन लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए, तो ये क्या है, ये I2U2 में शामिल हैं। विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो बताइएगा भारतीय जो तकनीकी SME है, इसने निवेश को आकर्षित करने के लिए जो नॉसकॉम है, इसने किस देश की सरकार के साथ जो है समझौता किया है। ब्राजील, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। चलिए 88वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 88वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न कराने वाला हूँ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, बस सेशन को लाइक किए रहो, सेशन को शेयर किए रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। बताइएगा किस राज्य में, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर अभी जहां पर अभी हाल ही में बड़ी मात्रा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 89वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन विकल्प संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला है, तो सीकर जिला है। ध्यान रखिएगा राजस्थान का जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सीकर जिला है, जहां पर यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं। ऑप्शन विकल्प संख्या 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न की बात करेंगे। 90वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एकदम चुने हुए चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। सेशन को एक बार बस सेशन को क्या कर दो, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। आज देखता हूं कितने लोग इस सेशन को लाइक और शेयर करते हैं। ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कितने लोगों ने सेशन को लाइक किया, तो सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो भाई। किस राज्य में, तो देखो दीमापुर, याद रखना कहां पर, तो ध्यान रखना दीमापुर में। ठीक है, कहां पर, दीमापुर में। किसने, तो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा क्या किया गया है, कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला को शुरू किया गया है। ठीक है भाई बात। अब ये दीमापुर कहां पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका दूसरा विकल्प ऑप्शन संख्या बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में है दीमापुर, और यहां पर शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने। आगे बढ़ेंगे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे, बिहार राज्य से थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। तो स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, लोक प्रशासन, बैंकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लोक प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2, विकल्प संख्या 2 लोक प्रशासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? 92वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा राज्य है जहां पर भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? 92वें प्रश्न की बात करेंगे। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा जिला है तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में रामपुर है और रामपुर में क्या किया गया है? तो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। विकल्प संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पड़ोसी 2 पड़ोसी देश नहीं है? बताइएगा। भारत के कौन से 2 पड़ोसी देश नहीं है? ठीक है, बताइएगा। भारत के कौन से 2 पड़ोसी देश, अच्छा यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कौन से भारत के 2 पड़ोसी देश हैं बताना है भाई। ठीक है, भारत के कौन से 2 पड़ोसी देश हैं? देखो, अगर हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप भारत में ही है। तो लक्षद्वीप अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भाई, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? भारत के 2 पड़ोसी देश बताना है। तो लक्षद्वीप देश थोड़ी ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भारत का पड़ोसी देश थोड़ी ना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं, देखो म्यांमार की अगर हम लोग बात करेंगे तो म्यांमार तो है, लेकिन मालदीव अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पर बताओ भाई, अगर हम लोग बात करेंगे भारत के 2 पड़ोसी देश, तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पड़ोसी द्वीप देश हैं? अच्छा देखो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या है द्वीप देश? तो देखो मालदीव तो है लेकिन म्यांमार द्वीप नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वीपीय, जो भारत के जो 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं ये क्या होगा? ये श्रीलंका और मालदीव होगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी यूपीपी के एग्जाम में आएंगे और प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखो लक्षद्वीप, अगर यहाँ पर फिर से देख लो एक बार, ठीक है, फिर से एक बार देख लो। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप ये देश नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेशल्स भी भारत का पड़ोसी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मालदीव और म्यांमार, देखो मालदीव और म्यांमार भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन म्यांमार जो है ये द्वीप देश नहीं है। ध्यान रखिएगा, द्वीप देश नहीं है। तो द्वीपीय देश जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे। ऑप्शन विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा ओमान की राजधानी है? 4 विकल्प आपके सामने है, मास्को, मनामा, मस्कट, माले। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ओमान, तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा? मस्कट हो जाएगा। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की? अब देखो ये प्रथम है तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 95वें प्रश्न का आंसर करना है और करेक्ट आंसर जो जाएगा ये हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने क्या किया है? प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की है। विकल्प संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? चलिए जल्दी से 96वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 96वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? वीजा, रुपए, एस मनी या फिर मास्टर कार्ड। 96वें प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो विकल्प संख्या क्या होगा? एस मनी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। एस मनी जो है इसने क्या किया है? तो इसने वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई, देखो ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या किया है? ऑफलाइन यूपीआई को लॉन्च किया है किसने? एस मनी ने। आगे बढ़ेंगे। 97वें प्रश्न की बात करेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ठीक है। तो क्या कह रहा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई को। ठीक है, कब? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले आपसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात कर लें, ILO की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात कर लें, तो स्थापना इसकी कब हुई है? 1919 में हुई है। और इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मुख्यालय है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई है और मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में है। आगे बढ़ेंगे, 98वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं? ठीक है, तो राजस्थान का सफेद शहर किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। विकल्प संख्या ए जो है, एक जो है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर को राजस्थान का व्हाइट सिटी कहते हैं, सफेद शहर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? बताइएगा। 99वें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजोल, कारावती, दमन या फिर पुदुचेरी? जल्दी से बताना। तो देखो, कावरती की बात अगर हम लोग बात करते हैं, कावरती की, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। पुदुचेरी की बात करेंगे तो ये पुदुचेरी की राजधानी है। दमन की बात करेंगे तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है, तो इनकी राजधानी दमन है। आइजोल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। विकल्प संख्या ए जो है, एक जो है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। आखिरी प्रश्न की बात करेंगे, कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? बताइएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो MA अयंगार, हुकुम सिंह, KS हेगड़े या फिर गणेश मावलंकर? ठीक है, GV मावलंकर। तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, GV मावलंकर, ये हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी, विकल्प संख्या 4 जो है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था और बेहतरीन प्रश्न आज के सेशन में आप लोगों को देखने को मिले होंगे। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द इसी तरीके के दूसरे सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।